नमस्कार। ई कंटेंट डेवलपमेंट के अंतर्गत जो ये कक्षाएं चैनल के माध्यम से छात्र हित में आप तक पहुंचाई जा रही है, इसमें एमएससी प्रीवियस केमिस्ट्री के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों का इस क्लास में स्वागत करता हूं। पेपर 5A फिफ्थ ए पेपर का शीर्षक मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट, और उसमें आज इस क्लास का टॉपिक है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। ये आपके इस पेपर का अंतिम सिलेबस जो मेंशन्ड है उसमें अंतिम पोर्शन है। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा सा पोर्शन शेष रह जाता है, उसे एक और प्रेजेंटेशन में कवर अप करने का प्रयास करेंगे। मैं फिर से बता दूं कि इस पेपर का उद्देश्य आपको मास्टर्स मैथमेटिक्स में करवाने का नहीं। इस पेपर का उद्देश्य यह है कि आप मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट से परिचित हों और उनका केमिस्ट्री में कहां कैसे क्या उपयोग हो सकता है, कहां उपयोग है, कहां केमिस्ट्री में वो कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, उनसे आपका परिचय हो। और ये पेपर उन छात्रों के लिए है जिनके पास स्नातक स्तर पर ग्रेजुएशन में बायोलॉजी थी। इस परिचय के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। मेरा नाम किशोर अरोड़ा, मैं रसायन शास्त्र का प्रोफेसर, केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज दतिया में। ये स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हमारी कंटेंट रिव्यूअर टीम जो स्टेट लेवल पे जिन्होंने कंटेंट को रिव्यू किया, मैं इनको आभार प्रदर्शित करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। डिस्क्रिप्शन ऑफ टॉपिक में देखें तो सब्जेक्ट जैसे मैं बता चुका हूं केमिस्ट्री, प्रीवियस के लिए है मैथमेटिक्स, एमएससी प्रीवियस के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए फिफ्थ ए पेपर का टाइटल है मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट। इस प्रेजेंटेशन के बाद आपके सिलेबस में जो मेंशन है, कुछ कॉन्सेप्ट परमुटेशन से संबंधित, कुछ कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशन से संबंधित, कुछ कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी से संबंधित, और उन कॉन्सेप्ट्स पर आधारित मतलब उन कॉन्सेप्ट्स का उपयोग, उन कॉन्सेप्ट्स का अनुप्रयोग केमिस्ट्री में कहां कैसे देखने को मिलता है, वो थोड़ा सा आप से परिचय कराने का कोशिश करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके प्रेजेंटेशन के बाद आप उसको समझने में सफल रहेंगे। पहले कॉन्सेप्ट्स पर आते हैं, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के ऊपर। एन डिसिमिलर थिंग्स अगर हैं, एन कोई भिन्न चीजें हैं, तो उनकी नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जो आप एन डिसिमिलर थिंग्स में, जिसमें से आर कोई एन आइटम्स हैं, आर आइटम्स आपने अलग कर ली, तो इससे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिंपल फार्मूला पी एन आर का रहेगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्योंकि आप बायो बैकग्राउंड से हैं सभी छात्र, तो फैक्टोरियल का अर्थ आपको बता दूं, अगर हम 4 का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो वो है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अगर हम 5 का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो वो है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इसी प्रकार से अगर हम n का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो वो रहेगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 इंटू एन माइनस अप टू 1। तब तक करना है जब तक 1 तक ना पहुंच जाए। तो पीएनआर परमुटेशन जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं n आइटम्स में से r आइटम्स, अगर हमने डिसिमिलर आइटम्स हैं, डिसिमिलर थिंग्स हैं, उसमें से r एक वक्त पे, r एक टाइम पर, एक मोमेंट पे हमने सेलेक्ट की, हमने निकाली, तो उनका परमुटेशन जिसको हम चिन्हित करते हैं पीएनआर से, या यहाँ पे कर्सर मैं आपको घुमा के दिखा रहा हूं, ऊपर एन कैपिटल पी और आर ये दिखा रखा है, इसका काउंट करने का फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल को जैसे ये दिखा रखा है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से एन माइनस आर, तो ये एन माइनस आर मान लीजिए
5 n डिसिमिलर थिंग्स हैं और 2 उसमें से एक वक्त पे टेक आउट की गई, 2 उसमें से एक वक्त में ली गई, तो परमुटेशन क्या हो जाएगा? 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो ऊपर इसमें आ जाएगा ये कर्सर में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और नीचे आएगा 5 माइनस 2 मतलब 3 का फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जो रिजल्ट आएगा वो परमुटेशंस उसकी बनेंगी। इसी प्रकार से कॉम्बिनेशन का फार्मूला, कॉम्बिनेशन का सूत्र यहां पर दिखाया हुआ, ये कर्सर में आपका चला रहा हूं उसके ऊपर। परमुटेशन को P से एक्सप्रेस करते हैं, कॉम्बिनेशन को C से एक्सप्रेस करते हैं। CNR या ये N ऊपर दिखाया, C कैपिटल और R नीचे दिखाया। बस दोनों में अंतर अगर आप दोनों फार्मूलों में देखो, ऊपर n फैक्टोरियल, ऊपर n फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर, बस नीचे एक r फैक्टोरियल और फालतू है यहाँ पे। तो यदि उसी प्रॉब्लम को हम यहाँ पे करें, 5 n डिसिमिलर थिंग्स है और 2 उसमें से r हैं, तो हमें CNR कैसे निकाला जाएगा? 5 का फैक्टोरियल ऊपर न्यूमरेटर में, 2 का फैक्टोरियल नीचे और 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल साथ में नीचे। 5 माइनस 2 मतलब 3 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ हो जाएगा 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1, यहाँ 5 का फैक्टोरियल मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस जो सॉल्यूशन आएगा उसको, उससे आप कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। ये एग्जांपल दे रखा है, 4 persons enter a railway carriage in which there are 6 seats, जहां 6 सीट्स हैं, 4 आदमी उसमें एंटर करते हैं एक रेलवे कंपार्टमेंट में। इन हाउ मेनी वेज दे कैन टेक देयर प्लेसेस, किस तरीके से वो अपनी प्लेसेस ले सकते हैं, अपने स्थान ले सकते हैं। तो PNR जैसे यहाँ पे निकाल रखी है, N is 6, R is 4, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो 6 4 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 इज 2 फैक्टोरियल। ये सॉल्व किया है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, 2 इंटू 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इक्वल टू 360 वेज, 360 टोटल, ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा इसका। इसी तरीके से अगर कॉम्बिनेशन निकालना था तो वो भी हम निकाल सकते थे। अब प्रोबेबिलिटी क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। It has a very extensive application in the development of physical sciences. ये चांसेस की काउंटिंग है, प्रोबेबिलिटी चांस की। जैसे से फॉर एग्जांपल एक कॉइन हमने टॉस किया, मैथमेटिक्स में इसी तरीके से जूनियर क्लासेस में समझाया जाता है। 50% चांस है कि हेड आएगा, 50% चांस है कि टेल्स आएगा, तो प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 रह जाती है। इसी तरीके से जो भी आइटम्स हम करते हैं, डाइस हमने फेंकी, लूडो खेल रहे हैं, डाइस फेंकी, उसके 6 मतलब क्यूब रहती है डाइस, उसके 6 आपके फेस हैं, 1 2 3 4 5 6 उसमें अंकित है, डॉट्स लगे हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 6 आ जाए मेरे पास? तो 1/6 प्रोबेबिलिटी रहेगी। 6 में से एक भी आ सकता है, एक बार मैंने अगर डाइस फेंकी, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। तो 1/6 मेरी 1/6 प्रोबेबिलिटी है कि डाइस मैंने फेंकी, तो प्रोबेबिलिटी 1/6 है कि 6 प्रदर्शित हो जाए। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी को हम कैलकुलेट करते हैं। और एक चीज ध्यान रहे, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल केस। जैसे मैंने कॉइन टॉस वाली बात आपसे डिस्कस की, कॉइन मैंने टॉस किया, क्या चांस है कि हेड्स आ जाए? फेवरेबल केस है मेरे लिए, हेड्स मैं चाहता हूं। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केस, पॉसिबल केस क्या हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, 2 हो सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 हो जाएगी। इसी तरीके से डाइस वाला केस मैंने आपके साथ अभी जैसे डिस्कस किया, आपको बताया कि मैंने डाइस फेंकी, लूडो खेल रहे हैं, डाइस हमने फेंकी, तो उसमें क्या है, क्या पॉसिबिलिटी है कि 6 आ जाए? तो 1/6 कैसे कि मैं 6, एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी, 6 टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं, पॉसिबल केसेस हैं, और मैं चाह रहा हूं 6 आ जाए। फेवरेबल केस में तो 1/6। तो प्रोबेबिलिटी जो है
सारे इवेंट्स की अगर मैं काउंट करूं तो टोटल 1 आना चाहिए। मींस अगर 1 की प्रोबेबिलिटी डाइस फेंकने में आए तो भी 1/6 है, 2 की वो भी 1/6 है, 3 की वो भी 1/6 है, 4 आए मेरा वो भी 1/6 है, 5 आए डाइस फेंकने पे वो भी 1/6 है, 6 आए वो भी 1/6 है। तो सभी को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा। इसी तरीके से कॉइन टॉस किया, कॉइन टॉस की जैसे प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं, फेवरेबल केस हेड्स आए 1/2, फेवरेबल केस टेल्स आए 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1। तो ये चीज ध्यान रखने की है कि प्रोबेबिलिटी का सम जो है, जो आप निकालते हैं किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी काउंट कर रहे हैं, उसका टोटल सम सारे इवेंट्स का निकाल करके अगर आप देखें तो इक्वल टू 1 मींस 100%। होना तो एक ही है, उसका एक ही आएगा। प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन में आती है लेकिन उसका सम एक आ जाता है। अब इसका कुछ केमिस्ट्री में एप्लीकेशन, कुछ केमिस्ट्री में उपयोग पर हम चर्चा कर लेते हैं। एक प्रेजेंटेशन में हमने सीएमपी की कैलकुलेशन की थी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। वही उसी तरीके से यहां पर अभी एक अगला वो भी यहां पे इंक्लूड कर सकते हैं। गैसियस स्टेट में मोस्ट प्रोबेबल स्टेट हम कैलकुलेट करते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन फंक्शन के ऊपर। और यहां पे उसका दूसरा मैं ले रहा हूं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और बाकी एवरेज वेलोसिटी वो भी हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन फंक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के ऊपर एक्सप्रेस करते हैं। ये लॉ यहां पर शो कर रखा है। लॉ है डीएनसी 4 पाई एन एम बाय 2 पाई आर टी 3/2 e टू द पावर एम सी स्क्वायर अपॉन 2 एम के टी डी सी, डीएनसी बाय डीसी। ये आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ग्राफ है। ये आपको पिछले जब प्रेजेंटेशन किसी एक में चर्चा की थी सीएमपी की, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की, पिछली क्लासेस में आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। ये बेल शेप कर्व आती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। टेम्परेचर चेंज होता है तो स्प्रेड अप हो जाता है, थोड़ा वेलोसिटी चेंज होती है गैसियस मॉलिक्यूल की तो ये स्प्रेड हो जाएगा। लेकिन जो पीक पॉइंट है ऊपर से नीचे आ गया, पीक है सही, रहेगा सही, पीक ऊपर से थोड़ा दब के नीचे आ गया लेकिन पीक है। तो ये जहां कर्सर में ले जा रहा हूं, ये मोस्ट प्रोबेबल, ये मोस्ट प्रोबेबल T2 पर, ये मोस्ट प्रोबेबल T1 पर। तो इसमें एवरेज स्पीड जब हम निकालते हैं, एवरेज स्पीड सीएमपी या आरएमएसवी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वो वेलोसिटी, इसके आधार पे जब गणना करते हैं एवरेज स्पीड की बात करें तो सारे मॉलिक्यूल C1 C2 C3 अप टू Cn सभी की वेलोसिटीज एड अप करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दीजिए। ऐड तो कर नहीं सकते हर एक की लेकर के, समेशन का साइन है देखिए, समेशन हर एक की वेलोसिटीज ऐड करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से एवरेज ऐसे निकालते हैं। और जब इंटीग्रेशन की प्रेजेंटेशन आप देखिए, उसमें जब उस क्लास में मैंने आपसे शेयर किया था कि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट समेशन, समेशन का साइन को आप ऊपर से नीचे खींच दें तो इंटीग्रेशन का साइन बन जाता है। तो 0 से इनफाइनाइट तक पूरा इसको इनफाइनाइट क्या कहते हैं, इंटीग्रेट कर दिया, मैक्सवेल फंक्शन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो वी विल गेट रेंज सी से सी प्लस डी सी तक। हम सीएमपी तो ये पिछली क्लासेस में आपका मैक्सिमम मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन ऑफ मैक्सिमा इस्तेमाल करते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हमने निकाली थी। सी एवरेज इस टाइप से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने देखिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल फंक्शन इसमें एंट्री रख दिया, 4 पाई m अपॉन 2 पाई आर टी, ये आपका सॉरी ये कांस्टेंट को बाहर ले लिया, और c या बाकी वेरिएबल c वेरिएबल से वाली जो टर्म्स थी वो सारी अंदर ले ली। जब इसके इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में से तो आपके पास ये आएगा। इसको जब सॉल्व किया, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके, तो अंडर रूट 8 आर टी बाय पाई एम, 8 आर टी बाय पाई एम, जब इसको k की टर्म्स में लिखा, ये कैपिटल M जो मोलर मास है ये रिप्लेस हो जाएगा स्मॉल m से, एक यूनिट मास से, और r बाय Na से मैंने डिवाइड कर दिया ऊपर और नीचे। Na इज एवोगैड्रो नंबर, तो ये हो जाएगा 8 kT बाय पाई एम, 8 kT बाय पाई एम या 8 RT बाय पाई एम सी एवरेज।
ये इंटीग्रेशन के साथ बाद ये, तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन का उपयोग भी नजर आ रहा है। CMP आपकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जहाँ जिस क्लास में डिस्कस की थी वहां पे प्रोबेबिलिटी का प्रयोग भी नजर आ रहा था यहाँ पे। इसी तरीके से जब RMSV निकालते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, तो वो भी स्क्वायर C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर CN स्क्वायर तक सारा सम अप कर दीजिए अपॉन n कर दीजिए। सेम फंक्शन सेम मेथड, उसी तरीके से 0 से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट कर दें, एवरेज निकाल लें स्क्वायर कॉन्टिन्यूस फंक्शन का लेकर के, तो यू विल गेट, जब इसको सॉल्व करेंगे तो सी स्क्वायर एवरेज आएगी 3RT/m। 3RT/m इसका जब रूट ले लेंगे तो यू विल गेट RMSV, रूट मीन स्क्वायर। पहले स्क्वायर लिया, फिर उसका मीन किया, फिर उसका रूट लिया, तो रूट मीन स्क्वायर RMSV अंडर रूट 3RT/m। और इसको ऊपर नीचे Na से एवोगैड्रो नंबर से जब डिवाइड कर देते हैं तो ऊपर यह चेंज होके 3kT/k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कैपिटल M Na से डिवाइड होकर के मोलर मास से चेंज होकर के एक यूनिट का मास आ गया, एक मॉलिक्यूल का मास। तो ये चाहिए रखें RMSV इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये स्पष्ट हुआ कि जो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट हैं, चाहे प्रोबेबिलिटी का हो चाहे इंटीग्रेशन का हो, उसमें हम कहां पर कैसे उपयोग कर रहे हैं। पिछले क्लासेस में भी ये था, यहाँ पर भी यही चीज हमने कंटिन्यू कर दी। इसी को लेते हुए एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी यू कैन प्रेडिक्ट, गैसियस मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक, ये सब चीजें आपने फर्स्ट ईयर में, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में कहीं ना कहीं पढ़ी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mc स्क्वायर। तो एक पहले मॉलिक्यूल का C1 स्क्वायर, दूसरे का C2 स्क्वायर, C3 स्क्वायर, CN स्क्वायर एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसको 1/2m हमने कॉमन ले लिया, मतलब 1/n से हमने डिवाइड करना है, समेशन कर दिया CI स्क्वायर। यहाँ पर हमने वही मैक्सवेल फंक्शन को इस्तेमाल किया, समेशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। जब सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड इंटीग्रल आएगा तो 1/2m आपका है, तो 3RT/m, mm कैंसिल हो गया, तो आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी बचेगी 3/2RT। इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जब आप Na से डिवाइड कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो ये 3/2RT ये चेंज हो जाएगा 3/2kT से, वेयर k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये चीज गैसियस स्टेट में फर्स्ट ईयर में हमने पहले पढ़ी है, डिराइव कर रखी है, दोबारा से आपके लिए यहां पर इंक्लूड की। एक और एग्जांपल प्रोबेबिलिटी का हम आपके सामने रख रहे हैं। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में ही, प्रीवियस में ही है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। यहां पर थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी माइक्रोस्टेट्स काउंट करने की हम देखते हैं, और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं, और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के बेस पर उस पर डिपेंडेंट एंट्रोपी के बारे में हम चर्चा करते हैं, उस फार्मूले को हम पढ़ते हैं। तो माइक्रोस्टेट्स क्या है? से फॉर एग्जांपल 3 पार्टिकल्स का एक सिस्टम है, और उसकी अगर टोटल एनर्जी 3 रहेगी तो उसकी कितनी माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल हैं, ये सामने आपके ग्राफिकल वे में स्लाइड में दे रखी हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि 1 + 1 + 1 तीनों की एनर्जी हो तो भी 3 यूनिट हो जाएगी। तो एक ये है कि एक की 1 हो, बाकी 2, सॉरी, एक की 2 हो, बाकियों की 0 हो। एक की 3 है, बाकी की 0 है। ए की 3 हो सकती है, बी की 3 हो सकती है, सी की 3 हो सकती है, बाकियों की 0 हो सकती है। तो इस टाइप की 3 स्टेट्स पॉसिबल हो सकती हैं। इसी तरीके से एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक की 2, एक की 1, एक की 0, इस टाइप से इसकी 6 स्टेट्स पॉसिबल हो सकती हैं। तो कुल मिला के छोटा सा सिस्टम हमने कंसीडर किया जिसमें 3 पार्टिकल हैं, टोटल एनर्जी 3 यूनिट हो, और उसकी 10 माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल हो सकती हैं। नंबर ऑफ वेज 10 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं।
इन माइक्रो स्टेट्स को, इन पॉसिबल स्टेट्स, ये तीनों जो मैंने आपके सामने अभी रखे पिछले स्लाइड के आधार पर, इनको कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीन टाइप के कॉन्फ़िगरेशन इसमें है। गैसियस स्टेट में तीन पार्टिकल या तीन मॉलिक्यूल्स तो होंगे नहीं, वहां तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा रहते हैं, एन मॉलिक्यूल्स। तो प्रोबेबिलिटी हम माइक्रो स्टेट्स की इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, W से हम उसको नोट दिखाते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को, जो यहाँ कर्सर में अभी बता रहा हूं, कर्सर से चला के इसको एक्सप्रेस करते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन सो फोर्थ, where n is total number of molecules, total number of objects, इसको, और n1 फर्स्ट लेवल पे, n2 सेकंड लेवल पे, n3 थर्ड लेवल पे एंड सो ऑन सो फोर्थ, कितने लेवल पे उसके मॉलिक्यूल्स हैं, ये मल्टीप्लाइड है। एक चीज ध्यान रहे, प्रोबेबिलिटी हमेशा मल्टीप्लाई होती है, एनर्जी हमेशा ऐड होती है। शाई जो है, इसी तरह क्वांटम मैकेनिक्स में भी एक पॉइंट यहां पे आता है, एग्जामिनर्स क्वेश्चन पूछते हैं कि शाई में भी हम चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स से एक्सप्रेस करते हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी हमेशा मल्टीप्लाइड होती है, तो वहां पे शाई फंक्शन भी अगर अलग अलग निकाल रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन एनर्जी एडिटिव प्रॉपर्टी रहती है। तो इसको मल्टीप्लीकेशन को, वहां जैसे समेशन को सिग्मा से एक्सप्रेस करते हैं, मल्टीप्लीकेशन को कैपिटल पाई से एक्सप्रेस करते हैं, W इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन nj फैक्टोरियल। इस ये जो पाई जो लिखा है, दिस मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ nj, j आर लेवल्स। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग n डिस्टिंग्विशेबल थिंग्स, n डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट फ्रॉम m ऑब्जेक्ट, ये आपका, ये देखिए कॉम्बिनेशन के हिसाब से, कॉम्बिनेशन जो अभी हमने इस कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके आधार पर ये W एक्सप्रेस किया होगा। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी W जो है, उसको थर्मोडायनेमिक्स में, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में जो हम पढ़ते हैं, एंट्रोपी से कोरिलेट करते हैं, S इज इक्वल टू K log W, where K is Boltzmann constant, W is thermodynamic probability। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोक्सीमेशन यहां इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, हालांकि ये थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। जब आप वहां पे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में मैक्सवेल स्टैट्स और बोल्ट्जमैन स्टैट्स और वो डेवलप करते हैं, बोस आइंस्टाइन और फर्मी डिराक स्टैट्स, तब ये इंट्रोड्यूस होता है स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। तो फॉर स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन इस पेपर का पार्ट ना होते हुए फिर भी मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, क्योंकि आगे जब मैं बोल्ट्जमैन स्टैट्स के बारे में चर्चा करूंगा तो ये यूज होगी। स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन इज, अगर फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n अगर क्वांटिटी ज्यादा है, n फैक्टोरियल को हम log natural n फैक्टोरियल को according to Stirling approximation we can approximate as n log n minus n। माइंड इट, ध्यान रहे, ln का मतलब है log natural means log to the base e। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग लैग्रांजियन मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स, ये आपके उसमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में है। यहां पर भी प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की बात आती है, प्रोबेबिलिटी की बात आती है। n डिस्टिंग्विशेबल यूनिट्स हो, नंबर ऑफ वेज W से हम दिखा सकते हैं, ये तो अभी चर्चा हो गई। नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, तो ये W जो लिखे हुए हैं आपका, ये एक किस्म से एक बढ़ते बढ़ते इक्विलिब्रियम स्टेट, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। अगर इसमें मैं डॉटेड भी खींच दूं तो ये बेल शेप कर्व, नॉर्मल कर्व आ जाएगा सिंपली। तो इसमें W इज इक्वल टू, W को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n पाई nj फैक्टोरियल, और ये gj टू द पावर nj फैक्टोरियल। gj क्या है? nj इज jth लेवल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और gj उनकी डीजेनरेसी। कितने डीजेनरेसी मींस, कॉन्सेप्ट ऑफ डीजेनरेसी क्या है कि कितने पार्टिकल्स की सेम एनर्जी है। तो स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगाते हुए, चाहे इस तरीके से एक्सप्रेस करें चाहे इस तरीके से एक्सप्रेस करें, नंबर ऑफ वेज आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। बोल्ट्जमैन स्टैट्स आप डेवलप कर सकते हैं। स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगाते लॉग नेचुरल, अगर इसका लिया लॉग W इज इक्वल टू लॉग n फैक्टोरियल, ये आपका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में इक्वेशंस दे रखी हैं, इसमें स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो यू विल गेट, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी जिसमें मैं कर से दिखा रहा हूं। फिर से यहाँ पे डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट हमने लगाया, मैक्सिमा वाला, मैक्सिमा फाइंड आउट जैसे डिफरेंशियल से करते हैं कि डिफरेंशिएट दिस log W इक्वेशन एंड पुट इट इक्वल टू 0,
तभी हम मैक्सिमा निकालते हैं। तो log d, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, nj, n फैक्टोरियल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आपके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n फैक्टोरियल इज अ कांस्टेंट, बट nj इज वेरिएबल। jth लेवल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो वेरिएबल है, तो यहाँ nj के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, एक 0 के बराबर रखा। w जो वहां पे देखिए, जो पिछले स्लाइड में था फॉर्मूला, उसके हिसाब से जब डिफरेंशिएट करके तो यू विल गेट, और इक्वल टू 0 करके हमारे पास पूरा बोल्ट्जमैन स्टेट्स का फॉर्मूला निकल आता है आपका। ये यहाँ पे एनर्जी को हमने, टोटल एनर्जी को हमने क्या, समेशन ऑफ एप्सिलॉन जे एनजे से, एनजे इज ईजे जो है, एप्सिलॉन जे इज एनर्जी एसोसिएटेड विद जेथ लेवल, एक लेवल से संबंधित ऊर्जा। एनजे क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब जेथ लेवल में कितने हैं। टोटल एनर्जी को फिर से डिफरेंशिएट कर दें तो इक्वल टू 0 कर दें, मतलब ये आपके पास। और लेग्रांजियन मेथड ऑफ मैक्सिमाइजेशन को अप्लाई करते हुए इस इक्वेशन में आपका लेग्रांजियन मल्टीप्लायर्स अल्फा और बीटा इंट्रोड्यूस करके ये आपके पास फाइनली बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, कर्सर में दिखा रहा हूं, घुमा रहा हूं, ये आपके पास आ जाता है। एनजे इज इक्वल टू जीजे ई टू द पावर माइनस अल्फा ई टू द पावर माइनस बीटा ईजे, या एनजे इज इक्वल टू जीजे अपॉन ई टू द पावर अल्फा ई टू द पावर बीटा ईजे, जहां अल्फा और बीटा लेग्रांजियन मल्टीप्लायर्स, ध्यान रहे जब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पे इनके भी डेरिवेशन अलग से आते हैं। बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, और अल्फा आपका वो उसका भी एक अलग डिपेंडिंग अपॉन द केस अलग वैल्यूज उसकी रहती हैं। ये बोल्ट्जमैन स्टेट्स जो डिराइव किया, इसमें आपने देखा, इसमें भी डिफरेंशियल कैलकुलस का उपयोग हुआ, इसमें भी आपका मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी का उपयोग हुआ, और आपके जो मैथमेटिक्स वाले जो पोर्शन थे जो हम अभी तक कवर अप करते हैं उसको, इसकी डेरिवेशन में उसका भी उपयोग हुआ। यहां तक पढ़ाने के बाद आपको टीचर बताते हैं कि इसमें -1 कर दें तो आपका बोस आइंस्टाइन, और आपका +1 कर दें तो फर्मी डिरैक, दो स्टेट्स और निकल के आते हैं, वो मैं नहीं टेकअप कर रहा हूं। फर्दर रीडिंग के लिए फिर से वही कि कोई भी किताब आप पढ़ें मैथमेटिक्स की, मैं फिर वही बात कह रहा हूं, मैथमेटिक्स की 12th लेवल की बुक या कोई भी बुक जिससे आपको समझ में आए वो आप पढ़ें, उसको कॉन्सेप्ट वहां से देखते हुए, कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में कहां कैसे उपयोग हो रहा है, जो उदाहरण मैं पिछली क्लासेस से देता आ रहा हूं कि डिफरेंशियल कैलकुलस का कहां कैसे उपयोग, इंटीग्रल कैलकुलस का कहां कैसे उपयोग, प्रोबेबिलिटी का कहां कैसे उपयोग, कॉम्बिनेशन का भी आपने अभी उदाहरण देखा बोल्ट्जमैन स्टेट्स वाले में, नंबर ऑफ वेज को एक्सप्रेस करने में। तो ये उदाहरण कहां कैसे, ये आपको देख करके कोरिलेट करना पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशंस का कहां कैसे, काइनेटिक्स वाली प्रेजेंटेशन में आपने देखा। अब चूंकि अपना पैटर्न है कि कुछ जो आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर किया है उसके ऊपर एसेस कर लें कि हम कितना और क्या समझे। जैसे मैं सिंपल यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। परमुटेशन काउंट करना है P52 का, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, मीन्स 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, मीन्स 3 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 मीन्स इट शुड बी 20। मेरी समझ से करके देखते हैं क्या आंसर बचता है। सी आंसर है 20। इसी तरीके से फाइंड आउट कॉम्बिनेशन 5 3 CNR 5 3, ये कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है। ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल विद इन ब्रैकेट 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, मीन्स 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल विद इन ब्रैकेट 2 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 5 बाय 5 इंटू 4 दिस शुड बी 10। देखते हैं कौन सा बचता है, और 20 सॉरी, ये भी आपका कॉम्बिनेशन आपका मिल गया। C10 8, वही फॉर्मूला 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, और अपॉन में ही है आपका 10 माइनस 8 फैक्टोरियल मींस 2 फैक्टोरियल। देखिए कौन सा आंसर बचता है, सॉल्व करके देखिए। द आंसर इज 45।
अगेन परमुटेशन p4 2 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्यों? क्योंकि 4 माइनस 2 इज 2, 2 फैक्टोरियल आपका क्या बचता है? क्लिक करके देखते हैं कौन सा आंसर आता है। दिस इज द आंसर 5। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। मैंने आपके सामने ये डिस्कस किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इफ अ डाइस इज थ्रोन वंस। एक डाइस एक बार फेंकी गई और क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरे पास 6 आ जाए? 1/6 होना चाहिए। वन बाय सिक्स इज द आंसर। सही आंसर है, आपका पास मिल गया। व्हाट इज RMSV? ये अल्टरनेटिव्स आपको दे रखे हैं, इसमें कुछ कंफ्यूजिंग अल्टरनेटिव्स हैं। रेट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रेशियो एंड मीन ऑफ स्क्वायर वेलोसिटी। तो आई थिंक जो हमने अभी देखा, जो हमने पढ़ा, उसके आधार पर इट शुड बी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्लिक करके देखें क्या बचता है। यस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। CMP मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होना चाहिए। बाकी अल्टरनेटिव्स गलत होंगे, सही मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वाला अल्टरनेटिव यदि बचता है, देखते हैं क्या है। यस, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसी तरीके से थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय सिंबल। अभी अभी हमने इसको मैक्सवेल वो बोल्ट्जमैन स्टेट्स पढ़ते हुए देखा था। तो इट कैन बी एक्सप्रेस बाय W। देखें क्या बचता है। यस, इट इज W। करेक्ट रिलेशन ऑफ एंट्रोपी विद प्रोबेबिलिटी। ये रिलेशन ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो वहां पर खाली इंट्रोड्यूस किया जाता है। यहां पर फर्स्ट सेमेस्टर में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पोर्शन है, वहां पर भी आपको ये इंट्रोड्यूस किया जाता है। और अभी अभी प्रेजेंटेशन में मैंने भी नंबर ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेज से एंट्रोपी को संबंधित करते हुए समीकरण को इंट्रोड्यूस किया है। द इक्वेशन इज S इज इक्वल टू K log W। क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या बचता है। यस, तो द राइट आंसर इज S इज इक्वल टू K log W। Number of microstates are basically the count of dash states in the thermodynamic system। एक एग्जांपल इसी प्रेजेंटेशन में हमने कंसीडर किया था कि 3 यूनिट्स का सिस्टम है जिसकी एनर्जी भी टोटल 3 आएगी। 3 यूनिट है, 3 उसमें पार्टिकल्स हैं। तो उसकी हमने प्रोबेबल माइक्रोस्टेट्स काउंट की थी। 3 कॉन्फ़िगरेशन थे, प्रोबेबल माइक्रोस्टेट्स 10 आई थी। तो यहां पर मेरी समझ से इस स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आर बेसिकली द काउंट ऑफ प्रोबेबल स्टेट्स इन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो अल्टरनेटिव ए होना चाहिए, प्रोबेबल स्टेट्स। क्लिक करके देखें क्या बचता है। यस, द आंसर इज प्रोबेबल स्टेट। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस के आधार पर हमने और समझा। अब थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद अगली प्रेजेंटेशन जो होगी उसमें स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन टेकअप करेंगे। थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो और उनका केमिस्ट्री में क्या उपयोग है। मैं फिर से आपसे एक बात कहूं, ये कॉन्सेप्ट जितने भी हैं मैथमेटिक्स के, इनको आप स्टडी करें 12th की बुक से या कोई भी किताब जहां से आपको मैथमेटिक्स समझ में आता हो, उसको कोरिलेट करिए। सिंपल फार्मूले वहां से लिस्ट आउट करिए, उनको पढ़िए, उसको कोरिलेट करिए कि केमिस्ट्री का कहां पर इनका उपयोग हो रहा है और कहां पे केमिस्ट्री में ये उपयोगी है, इनकी एप्लीकेशन क्या है। थैंक यू वंस अगेन।